झारखंड के धनबाद जिले में एक मानसिक रूप से बीमार महिला का कथित तौर पर रेप किया गया। सरकारी अस्पताल में भर्ती ये महिला का रेप दरअसल एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने किया। ये घटना 10 जुलाई की बताई जा रही है। 26 जून को यह महिला इस अस्पताल में भर्ती हुई थी। एक चाय वाले ने इस एम्बुलेंस ड्राइवर की मदद की थी। राजस्थान के अलवर जिले में 19 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। 7 लोगों ने मिलकर 3 अलग अलग स्थानों पर इस पीड़िता के साथ रेप किया और फिर सड़क किनारे फेंक कर चले गए। पीड़िता के भाई ने बताया कि उसकी बहन रात में घर के बाहर गाय को बांधने गई थी और फिर कुछ युवक आए और उन्होंने उनकी बहन को जबरन उठा लिया और फिर रेप किया। यह घटना 4 जुलाई की है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला को 9 दिन बंधक बनाकर 4 लोगों ने गैंगरेप किया। उसे नशीला इंजेक्शन लगाया गया और फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यह घटना 30 जून की है और लड़की की आयु सिर्फ 20 वर्ष की है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह मामला 12 जुलाई का बताया जा रहा है। बिहार के सारण जिले में एक महिला से उसके पति के सामने 6 लोगों ने मिलकर बलात्कार किया और फिर वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। राजस्थान के सीकर जिले के गांव में 25 वर्षीय विवाहिता के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया। 11 जुलाई की यह घटना है। इस वारदात को अंजाम दिया गया और फिर उसका वीडियो भी वायरल कर दिया गया। महिला शौच के लिए अपने घर से बाहर निकली थी शाम को और तभी उसके साथ यह हैवानियत हुई। उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरनगर में एक महिला टेलर के साथ 3 युवकों ने रेप किया और इसमें शामिल एक महिला भी है। दरअसल उस महिला ने इस महिला टेलर को अपने घर बुलाया बच्चे के कपड़े सीने के उद्देश्य से और फिर धोखा देते हुए उसे अपने घर की ऊपरी मंजिल पर बुलाया और एक कमरे में बंद कर दिया। बाहर से कुंडी लगा दी और अंदर 3 युवकों ने बारी बारी से इस महिला टेलर के साथ दुष्कर्म किया, सामूहिक गैंगरेप किया। उत्तर प्रदेश के ही मथुरा जिले में एक 4 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक ने ही बलात्कार किया। युवक नहीं बल्कि यह बुजुर्ग है। यह घटना 11 जुलाई की बताई जा रही है। जो इससे पहले मैंने आपको घटना बताई मुजफ्फरनगर वाली, वो 15 जुलाई की थी। बंगाली टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा पॉल को बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं। अश्लील वेबसाइटों पर उनकी मॉर्फ्ड तस्वीरें भी जारी करने के आरोप उन्होंने लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक पिता ही अपनी बेटी का बलात्कार करता था। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई 10 जुलाई को। यह मामला उजागर हुआ था अक्टूबर 2019 में। उत्तर प्रदेश के ही फिरोजाबाद में एक लड़का लड़की को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करता रहा। 7 महीने तक उसके साथ बलात्कार करता रहा और 12 जुलाई को फिर इस युवती ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मध्य प्रदेश के सतना में 5 साल की एक बच्ची के अश्लील वीडियो दिखाकर एक 5 साल की बच्ची को, छोटी बच्ची को अश्लील वीडियो दिखाकर उसे ट्यूशन पढ़ाने वाले एक व्यक्ति ने, जो कि नाबालिग है, उसने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर इस 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना 10 जुलाई की है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 11 वर्ष की आयु की एक छात्रा के साथ उसी के शिक्षक ने बलात्कार किया। पहले उसे बहाने से रोका और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह मामला 12 जुलाई का बताया जा रहा है। केरल के इडुक्की जिले के रहने वाले सीपीआईएम के नेता, इसने एक छोटी बच्ची के साथ रेप किया। 6 वर्ष की आयु थी उस मासूम बच्ची की और 3 साल से उसके साथ रेप कर रहा था। 30 जून को इस नेता ने पकड़े जाने के भय से उस बच्ची की निर्मम हत्या तक कर दी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कुछ घटनाओं के बारे में बताया और ये तमाम घटनाएं दरअसल रेप की वारदात है। ये वो जघन्य अपराध है जो महज
15 दिनों के भीतर प्रमुख घटनाएं हुई हैं। ये मैंने आपको कुछ फहरिस्त, वो सूची आपके सामने प्रस्तुत की है। लेकिन ये आप ये मान के चलिए कि बीते 15 दिनों के दौरान ये सिर्फ उसका एक अंश मात्र है, जबकि इसकी एक बड़ी पिक्चर ये है कि 15 दिनों के दौरान ही सैकड़ों महिलाओं के साथ, सैकड़ों बच्चियों के साथ रेप हुआ होगा। आपको दोस्तों एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, यूं कहिए कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा जिसकी मदद से आपको स्थिति की गंभीरता और ज्यादा समझ में आएगी। सबसे पहला आंकड़ा है दोस्तों एनसीआरबी का है, क्रेडिबल आंकड़ा है, सरकारी एजेंसी आप जानते हैं। एनसीआरबी की 2018 की ये रिपोर्ट है। हालांकि ये आंकड़ा पुराना है, लेकिन हम इससे अनुमान लगा सकते हैं, एक रेखा जरूर खींच सकते हैं कि आखिर स्थिति किस प्रकार की होगी। एनसीआरबी की 2018 की ये रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि हर दिन 91 बलात्कार होते हैं इस देश के भीतर, जो रिपोर्ट होते हैं। यहां पर वो वारदात या यूं कहिए कि वो रेप की घटनाएं इसमें शामिल नहीं है जिन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाता है। आप जानते हैं उसके बहुत सारे कारण होते हैं। प्रमुख कारण होता है अपनी इज्जत, अपना सम्मान और समाज का दबाव। साथ ही साथ दोस्तों 2019 में यह आंकड़ा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा कम हुआ, इसमें गिरावट आई। उस वर्ष के दौरान यानी 2018 में जहां हर रोज प्रतिदिन 91 बलात्कार हो रहे थे, उसी के तुलना में 2019 में 88 रेप रोज हो रहे थे, प्रतिदिन हो रहे थे। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि 2016 में एक वर्ष के दौरान 38,937 रेप की वारदातें रिपोर्ट की गई। 2017 में यह आंकड़ा कम हुआ, 32,559 हो गया। 2018 में यह बढ़ा, 33,356 हो गया जो रिपोर्ट हुई। और 2019 में यह आंकड़ा हो गया 32,033 का, यानी फिर से इसमें गिरावट आई। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कन्विक्शन रेट हमारे देश में, कन्विक्शन रेट जो 2017 में 32.2% का था, वो घटकर 2018 आते आते यानी एक साल के भीतर ही, एक साल बाद ही 27.2% का हो गया। कन्विक्शन रेट यानी सजा मिलने की दर कितनी है। जिस देश के भीतर कन्विक्शन रेट ही इतना कम हो, वहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। साथ ही साथ दोस्तों एक आंकड़ा और है कि जिनका भी रेप होता है, वो जो रेपिस्ट होते हैं, जो दरिंदे होते हैं, ये बताया गया है, ये इस पूरी स्टडी में, ये जो एनसीआरबी ने की है, रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि दरअसल 94% लोग परिचित होते हैं। यानी जिनका रेप होता है वो जो रेप करते हैं उनको जानते हैं, ऐसा 94% केसेस में हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों 2018 का एक आंकड़ा मैं आपको देना चाहूंगा कि 18 से 30 वर्ष की आयु वाली जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, महिलाएं हैं, उनका जो रेप हुआ, टोटल रेप की हिस्सेदारी इस एज ग्रुप की 50% की रही। तो दोस्तों मैंने आपको ये तमाम आंकड़े बताए, उससे पहले मैंने आपको तमाम पिछले 15 दिनों की कुछ घटनाओं के बारे में बताया। यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों कि भले ही हमारे देश के भीतर जब वर्ष 2012 में वो दिल्ली वाला एक ऐसा, एक प्रकार से कुकर्म हुआ था जिसने पूरे देश को हिला दिया था, उस घटना ने, उस वारदात ने हर एक व्यक्ति की आंखों से आंसू निकाल दिए थे। निर्भया कांड की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद हम सबको ऐसा लगता था कि हमारे देश के भीतर बलात्कार या तो कम होंगे या फिर नहीं होंगे। फिर उसके बाद कानून भी सख्त हुए, कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात हुई, लेकिन उसके बावजूद भले ही कानून सख्त हुए, नए बने, कड़े हुए, लेकिन कमी नहीं आई आंकड़ों में। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है कि जहां एक और रेप की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, तो वही उसी अनुपात में ना तो उनकी कवरेज होती है, ना ही वो हमारे देश का राष्ट्रीय मसला बनता है, जबकि वो हमारे देश की आधी जनसंख्या से जुड़ा हुआ मसला है। फिर भी वो कभी भी मसला नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो ग्लैमरस नहीं है। सच्चाई ये है कि दरअसल उसे कोई देखना नहीं चाहता। वो इस समाज का, हमारे देश का एक डार्क पहलू है, और डार्क चीज को, अंधियारे में कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जिनके खिलाफ ये अपराध होता है, ये जघन्य अपराध होता है, जिनके साथ ये दरिंदगी होती है, उनका जीवन किस प्रकार का होता होगा।
दोस्तों आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, जो निर्णय लेते हैं इस देश के, जो फैसले लेते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, जो संसद में बैठते हैं और जो विधानसभाओं में बैठते हैं, इनकी संख्या हजारों में है। अगर सबको मैं एक साथ ऐड कर लूं, 4000 से ज्यादा करीब विधायक हैं और 700 से ज्यादा सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा के। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो ये संख्या बहुत बड़ी होती है, हजारों में ये संख्या बैठ जाती है। इसमें तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 30 से 40% ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। यानी इस देश के लॉ मेकर्स, इस देश के डिसीजन मेकर्स, जनप्रतिनिधि जिन्हें चुनकर हम और आप भेजते हैं, उनके खिलाफ, उनमें एक बहुत बड़ा तबका है, 1/3 आप मानकर चलिए, जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस उन्होंने किए हुए हैं। कईयों ने रेप, कईयों ने मर्डर, कईयों ने गैंग रेप तक किए हुए हैं, किडनैपिंग। तो इस देश में कैसे आप सुधार लाएंगे? मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं हम सबकी ये कोताही है, हम सबकी ये जिम्मेदारी, हम सबकी एक प्रकार से ये जवाबदेही बनती है कि हमने कभी भी महिलाओं से जुड़े हुए इस संवेदनशील विषय को कभी उस एक प्रकार से उस तीव्र गति के साथ या उस तीव्रता के साथ, उस संजीदगी के साथ कभी हमने उठाया ही नहीं। आपने कब देखा आखिरी बार, आपको कब याद है कि किसी नेता की रैली में कभी भी महिला की सुरक्षा और महिला की सशक्तिकरण कभी भी मुद्दा बना हो? महिला की सशक्तिकरण के नाम पर योजनाओं का ऐलान किया जाता है और बड़े बड़े दावे, वादे, बड़े बड़े विज्ञापन लगा दिए जाते हैं, प्रचार जमकर किया जाता है, हर पार्टी ऐसा करती है, लेकिन कभी भी महिला सुरक्षा को लेकर कोई तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश नहीं की जाती। महिलाओं के भीतर आज भी हम 21वीं सदी में हैं, आज भी इस देश की महिलाएं, विशेष रूप से चाहे ग्रामीण इलाके हों या फिर शहरी क्षेत्र हों, वहां पर महिलाएं आज भी सूरज ढलने के बाद सुरक्षित नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री इस बारे में बात करते हैं कि उन्होंने शौचालय बनवाए। आज इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक घटना आपको बताई, वहां पर वो महिला शौच के लिए गई थी, राजस्थान के सीकर की वो घटना थी। यानी शौच के लिए उसे बाहर जाना पड़ा, उसके घर में शौचालय नहीं था। तो फिर कैसे ये सफल हुए? और यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हम सारा दोष सरकारों को ही ना दें, बल्कि यहां पर उन मानसिकता वाले लोगों को भी देना चाहूंगा जिनके भीतर कानून का भय नहीं है। रेप या कोई भी अपराध तभी होता है जब किसी व्यक्ति के भीतर कानून का भय समाप्त हो चुका होता है। उसे इस बात का डर ही नहीं होता कि अगर वो कुछ करेगा तो फिर कानून है उसके ऊपर और वो उसे दंड देगा। ऐसा जब उसके भीतर भय होता ही नहीं तो फिर उसके बाद उसे और ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, और ज्यादा प्रेरणा मिलती है, और उसकी हनक जो होती है, उसकी जो सनक होती है, उसकी जो विकृत मानसिकता होती है, बीमार मानसिकता होती है, फिर वो एक महिला को एक ऑब्जेक्ट समझता है, महिला को ऑब्जेक्टिफाई करके देखता है, फिर उसके बाद अपनी मर्जी से वो उसके ऊपर अन्याय करता है। इसलिए बहुत जरूरी है, मैं कोई पहला व्यक्ति नहीं हूं जो इस विषय पर वीडियो बना रहा हूं। इस देश में, इस दुनिया में कानून सख्त होने की आवश्यकता है। हमारे देश में महिलाएं आधी हिस्सेदारी रखती हैं, और अगर वही असुरक्षा की भावना को लेकर जी रही होगी तो फिर इस देश का विकास, समूचा विकास कैसे होगा? आज भी मां बाप अपनी बच्चियों को दूसरे शहर में पढ़ने से भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजने से डरते हैं, सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर निकलने के लिए सकुचाते हैं, संकोच करते हैं, अकेले नहीं भेजते हैं, किसी पुरुष के साथ भेजते हैं। ये तमाम चीजें सोचिए आप हमारे देश में हो रही हैं, और कभी भी ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता। क्यों किसी हिंदू का, क्यों किसी मुसलमान का, क्यों किसी सिख का, क्यों किसी बौद्ध का, ईसाई का, जैन का, या किसी भी जाति का या किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति का, पुरुष का खून नहीं खौलता? उसका खून तब जरूर खौल जाएगा जब उसे भड़काया जाएगा, जब ये नेता उसके भीतर मौजूद लूपहोल्स का उसका एक्सप्लॉइट करेंगे और फिर उसे भड़काएंगे। लेकिन कभी रेप जैसी वारदातों के खिलाफ उसका खून नहीं खौलता। सेलेक्टिव अप्रोच है इस देश के भीतर, यही समस्या है, और समाधान हम सबको बैठकर सोचना होगा। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो टिप्पणियां करते हैं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहरा देंगे कि ये छोटे कपड़े पहनती हैं या ये इस प्रकार से रात को क्यों निकलती हैं। अगर पुरुष को यह अधिकार है इस देश के भीतर, जो हमारा संविधान देता है,
कि वो किसी भी वक्त, किसी भी समय घर से बाहर निकल सकता है, बजाय इसके अगर वहां पर कोई कानूनी धारा ना लगी हो या वहां का प्रशासन ने कोई धारा ना लगा रखी हो, जैसे आप जानते हैं कि कोविड को लेकर लगी हुई है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय घर से बाहर निकल सकता है। अगर पुरुष घर से बाहर निकल सकता है, लड़का घर से बाहर निकल सकता है, बेटा घर से बाहर निकल सकता है, तो महिला भी निकल सकती है, बेटी भी निकल सकती है, युवती भी घर से बाहर निकल सकती है। और अगर हम सभी को, अपनी बेटियों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग रेप करते हैं बच्चियों के साथ, उन्हें तुरंत अगले दिन फांसी दे देनी चाहिए। अगले दिन ही उन्हें फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। और जो महिलाओं के साथ रेप करते हैं उन्हें शीघ्र, अतिशीघ्र 1 सप्ताह के दौरान ही, मैं तो कहता हूं, कोई इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए, सीधे तौर पर आप बयान लीजिए, मेडिकल जांच कीजिए, सीधा उनको फांसी पर लटकाइए। ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।